hello everyone, welcome back to my channel again, Psychology Today. So let's start with our another topic, theories of intelligence. As we have already read about what intelligent is and its definition given by different psychologists, and the important definition that you have to learn by heart is given by David Westlar, is defined as a global and the aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully, and to deal effectively with his or her environment. Okay, so let's start with our next topic, theories of intelligence. So we have two theories of intelligence: psychometric approach and information processing approach. In psychometric approach, it consider intelligence as aggregate of abilities. Aggregate means मतलब सारी की सारी abilities होनी चाहिए, वेर एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ये आपको डिस्क्राइब करता है कि इंटेलेक्चुअल मतलब आप कैसे रीजनिंग को ज़्यादा सॉल्व कर पाते हो और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कितनी अच्छे से आप कर पाते हो, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच उस पर फोकस करता है. सो इन साइकोमेट्रिक अप्रोच हम डिफरेंट यहाँ पे थ्योरीज पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज यूनी और वन फैक्टर थ्योरी. सो दिस थ्योरी इज गिवन बाय एल्फ्रेड बेनेट, and he conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities. One similar set of abilities का मतलब है कोई एक ऐसी सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ होनी चाहिए जो सारी की सारी मतलब कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी चीज़ों को सॉल्व करने में हेल्प कर पाए, लेकिन वो एक ही होनी चाहिए सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ जो मदद कर पाए सारी की सारी चीज़ों को सॉल्व करने में. ठीक है, ये इनकी थ्योरी थी एंड इस थ्योरी को यूनी और वन फैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है. द नेक्स्ट इज टू फैक्टर थ्योरी. And this theory was given by Charles in 1927 और उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करा था कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस. इन्होंने इसमें 2 फैक्टर्स दिए थे. जनरल मतलब जो जनरल होते हैं सब में प्राइमरी एबिलिटीज़ जो होती हैं, लेकिन स्पेसिफिक मतलब जो कुछ कुछ में होते हैं जो उनको मदद कर जाते हैं उस फील्ड में एक्सेल करने में, जिस भी फील्ड में उन्हें एक्सेल करना है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ गिवन बाय लुइस एंड इन्होंने यहाँ पे 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ दी हैं. वर्बल कॉम्प्रीहेंशन की, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ की कि आप न्यूमेरिकली कितने अच्छे हो, स्पेशल रिलेशंस में कितने अच्छे हो, आपकी वर्ड फ्लुएंसी कितनी अच्छी है, परसेप्चुअल स्पीड कितनी है, मेमोरी, आपकी रीजनिंग का, इन सारी चीज़ों में आप कितने अच्छे. और ये थ्योरी दी गई है इंटेलिजेंस जो है इस चीज़ों में कंसिस्ट कराया गया. स्टेट दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट, इंटेलिजेंस जो है वो कंसिस्ट ही करता है इन 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ के बेसिस पे. अगर ये 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ में आप अच्छे हो सो इट मीन्स योर इंटेलिजेंस इज हाई. और जो भी इन साइकोलॉजिस्ट के नेम ने उन्होंने जो भी थ्योरी दी है अकॉर्डिंग टू देम ही सेड. ठीक है, ये सारी की सारी थ्योरी इनके अकॉर्डिंग है. ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट गिवन बाय आर्थर जेनसन. इन्होंने एक हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्ट कराया था एबिलिटीज़ 2 लेवल्स पे. एक तो एसोसिएटिव लर्निंग एंड सेकंड होती है हायर ऑर्डर स्किल. अब लेवल 1 क्या होता है कि जैसे कोई रोड लर्निंग कर रहा है तो वो लर्निंग हो गई, लेकिन लेवल 2 में काफ़ी ज़्यादा हायर ऑर्डर स्किल्स का यूज़ करा जाता है अच्छे से समझ कर. ओके ओके, द नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल प्रपोज बाय JP गिलफोर्ड. इन्होंने यहाँ पे 3 डायमेंशंस दे दिए हैं, ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, अगर मैं आपको इसको ब्रीफ में और बहुत अच्छे से बताऊं तो ओके तो सो द फर्स्ट वन इज ऑपरेशन. अब ऑपरेशन में क्या होता है, व्हाट द रिस्पोंडेंट डज, आपके रिस्पोंडेंट ने क्या करा है, ये इंक्लूड करता है कॉग्निशन. कॉग्निशन का मतलब ही होता है आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन होता है. लेकिन कंटेंट में क्या होएगा फिर, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कौन सा नेचर ऑफ मटेरियल हमने यूज़ करा है उस चीज़ को परफॉर्म करने में. ठीक है, हमने उनको विजुअल वाला बताया या ऑडिटरी से कर रहा है या लेटर्स नंबर यूज़ करे हैं उस इंफॉर्मेशन को निकालने में. और प्रोडक्ट क्या निकला, प्रोडक्ट रेफर टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन, कौन सी फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई है, यूनिट्स की फॉर्म में हुई है, क्लासेस की फॉर्म में हुई है, या आपने कोई अलग बार ग्राफ कोई भी सिस्टम यूज़ करा है. तो जो गिलफोर्ड ने दी थी ये क्लासिफिकेशन 1988 में दी थी एंड इन्होंने इसे मॉडल को 180 सेल्स में बांट दिया. और उन्होंने कहा कि ईच सेल में एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि एक फैक्टर या फिर एक एबिलिटी तो होनी ही चाहिए. तो यही है दिस
3 dimensions, and this the structure of intellect model. I hope you able to understand it well. If not, you can comment down below. Okay, so let's move forward. Next is information processing approach. So as I told you guys earlier also, this approach focuses more on problem solving. Okay, इंटेलेक्चुअल पे ज़्यादा फोकस करेगी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. अब मल्टीपल से ही समझ लोगे, मतलब बहुत सारी अलग अलग इंटेलिजेंस इन्होंने दे दी होंगी, ठीक है. अब गार्डनर ने ये प्रपोज करी थी ये थ्योरी, एंड ही सेड कि इंटेलिजेंस कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, रादर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करते हैं. ये नहीं कि भाई कोई एक ही सिंगल एंटिटी की, बहुत सारी. इफ पर्सन एग्जिबिट्स वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इट डज नॉट नेसेसरी इंडिकेट बीइंग हाई और लो अदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. मतलब ये मतलब नहीं कि हाई और लो होगा वो इंसान और टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में. हो सकता है कि अगर कोई आर्टिस्ट अच्छा है तो क्या पता वो कोई डांसर भी अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो डांसर में बहुत ज़्यादा कम हो, तो ऐसा भी हो सकता है. ही सेड दिस. एंड इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी है. फर्स्ट लिंग्विस्टिक, मतलब कुछ वो लोग जो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी वर्ड स्मार्ट होता है, उनको यही एक दे दिया गया है वर्ड स्मार्ट. तो ये बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स वेल. सो इसमें कौन से इंटेलिजेंस में हाई होएगी? लिंग्विस्टिक. नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल, जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और क्रिटिकल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स जो है वो लाइकली टू स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इस वाले कॉम्पोनेंट में. साइंटिस्ट को तुमने देखा होगा, उनकी जो फिजिक्स एंड मैथ्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. एंड इवन जैसा वो सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वे में सोचते हैं. अगर आपने कभी नोटिस करा होगा, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल वे में सोचते हैं वो. सो ये लोग जो होते हैं इनकी साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी हाई होंगी इस इंटेलिजेंस में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल. एंड द नेक्स्ट इज स्पैशियल. अब इसमें क्या है कि भाई विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स. अब इसमें मैं बोलूँ तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो आर्किटेक्ट्स. वो सबसे पहले क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में, फिर उसको अच्छे से करते हैं ड्रॉ, फिर उस चीज़ को बनाते हैं वो. तो इस पे वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. स्पैशियल में वो लोग आएंगे जो एबिलिटीज़ को जो इन्वॉल्व होती है फॉर्मिंग, यूजिंग, ट्रांसफॉर्म करने में मेंटल इमेजेस को बहुत अच्छे होते हैं. फॉर एग्जांपल पायलट्स, पेंटर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, सर्जन्स, ये काफ़ी हाई होते हैं इस स्पैशियल इंटेलिजेंस में. ओके. नेक्स्ट इज म्यूज़िकल. म्यूज़िकल से मीन्स वो लोग जो म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. सम आर गुड एट रोमांटिक काइंड ऑफ म्यूज़िक में, और अलग अलग म्यूज़िक के होते हैं. कुछ भंगड़े में अच्छे होते हैं, कुछ रैप में ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ की फोक पे बहुत अच्छी बीट होती है. तो म्यूज़िकल से वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है क्रिएट करने में न्यू म्यूज़िकल पैटर्न्स, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू साउंड एंड वाइब्रेशंस इन क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स ऑफ साउंड. तो वो इस चीज़ में काफ़ी अच्छे होते हैं एंड ये मैनिपुलेट कर सकते हैं पैटर्न्स को. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू माई फेवरेट, बॉडीली काइनेस्थेटिक, यूजिंग होल पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली. सो इसमें वो लोग आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसमें बेसिकली डांसर्स आते हैं, एथलीट्स आते हैं, जिमनास्ट आते हैं, एंड सर्जन एंड स्पोर्ट पर्सन आते हैं. ये लोग क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी होती है और ये इस चीज़ में सबसे ज़्यादा हाई हैं. ठीक है. अब मैं यहाँ से बोलूँ कि लॉजिकल मैथमेटिकल वाले क्या अच्छे होंगे इसमें? नहीं, वो तो अपनी लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग में ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन इसमें तो वही अच्छे होंगे जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. एंड जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव भी है. ओके, तो वो अपना होल पोर्शन ऑफ बॉडी बहुत अच्छे से डिस्प्ले करते हैं एंड दे आर प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल क्या होता है? दूसरों के मोटिव्स और फीलिंग्स को समझना. ठीक है. दूसरों के को अच्छे से समझना और उनको एक कंफर्टेबल बॉन्ड करना रिलेशनशिप में. जैसे साइकोलॉजिस्ट ही बहुत अच्छे से लोगों को समझ पाते हैं, काउंसलर्स, सोशल वर्कर्स, पॉलिटिशियंस. सो इसमें ये सब लोग जो हैं हाई होते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में. ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, लोगों के बिहेवियर्स को, मोटिव्स को, फीलिंग्स में अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं. लेकिन इंट्रापर्सनल क्या होता है? अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग, मोटिव्स एंड डिज़ायर. खुद की अवेयरनेस, खुद के ऊपर वो अवेयर रहते हैं. ठीक है.
and this refers to the knowledge of one's internal strength, limitation, and using that knowledge effectively to relate to others. ये खुद अपनी अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इन्हें पता होता है कि ये हमारी लिमिटेशंस हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेस है, ठीक है, तो ये इस पे बहुत ज़्यादा अच्छे होता है. जैसे फिलोसफर्स एंड स्पिरिचुअल लीडर्स प्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जो अपनी आइडेंटिटी को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं ताकि वो औरों की लाइफ में अच्छे से उन्हें जान पाएँ. ओके, द नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक. ये जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स नेचुरल वर्ल्ड, जैसे फार्मर्स हो गए, हंटर हो गए, टूरिस्ट हो गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहते हैं नेचुरल वर्ल्ड के बारे में. ओके, so these are the 8 types of intelligence given by Howard Gardner in the theory of multiple intelligence under information processing approach. Okay, the next theory is triarchic theory of intelligence given by Robert Sternberg in 1985. इसमें उन्होंने 3 basic types of intelligence दे दिया: componential, experiential and contextual. अब कॉम्पोनेंशियल में क्या है? पर्सन हाई ऑन दिस एबिलिटी थिंक इनैक्टिकली एंड क्रिटिकली एंड सक्सीड इन स्कूल. बहुत अच्छे से इनैक्टिकली थिंक करते हैं, क्रिटिकल थिंक करते हैं, दे सक्सीड इन स्कूल. एक्सपीरियंशियल में क्या है? जो अपने पास एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से यूज़ करके उस प्रेजेंट प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं. एंड इन कॉन्टेक्चुअल वो इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट. ठीक है, एक तो होता है ना कि बुक वॉर्म होता है, नो. कॉन्टेक्चुअल में उन्हें पता होता है कि लोगों से कैसे डील करना है, कौन उनके साथ क्या कर रहा है, एंड दे नो अबाउट देयर एनवायरनमेंट, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट देयर एनवायरनमेंट. द एबिलिटी टू डील विद एनवायरनमेंट डिमांड्स इनकाउंटर ऑन डेली बेसिस पे जो होती है प्रॉब्लम उनके सामने इनकाउंटर होती है, तो दे नो हाउ टू ओवरकम इट. ओके, द नेक्स्ट इज पास मॉडल गिवन बाय J.P. दास, जैक एंड कर्बी इन 1994. इन्होंने भी 3 यूनिट्स में रिस्पॉन्सिबल समझा: अटेंशन, प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग. सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपको किसी चीज़ को अटेंशन देनी पड़ेगी. अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी है तो आप उस पर अटेंशन दोगे. ठीक है, आपने अटेंशन दी तो आप रीड करोगे, फिर आप लर्न करोगे, फिर आप रिवाइज करोगे कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर. ठीक है, अटेंशन इनेबल अ पर्सन टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन. ये हमें इनेबल करते कि हम प्रोसेस कर पाए इन्फॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग. ये तब टेक्स प्लेस लेती है जब आप परसीव कर लेते हो रिलेशंस को, कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट कर लेते हो एक मीनिंगफुल पैटर्न में. ठीक है, आपको समझ आ गया, आपने अटेंशन दे दी. ठीक है, अब आप इंटीग्रेट करोगे और उसको एक मीनिंगफुल पैटर्न में बना दोगे. फिर आप प्लानिंग करोगे कि अच्छा ये सिलेबस है, ये मुझे पता चल गया कि ये मेरा बुक के जो है ये बुक मैं यूज़ करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो अब मुझे ऐसे प्लानिंग करके इसको कल तक और डे आफ्टर टुमारो तक जब भी आपका एग्ज़ाम है मुझे तब तक ख़त्म करना है. तो उसके लिए आप प्लानिंग करोगे, तो प्लानिंग आपकी क्या हुई? एक्टिवेट हो गई. ठीक है, इसके बाद दास एंड नायलगिरी ने एक बैटरी ऑफ टेस्ट भी निकाला था, इसको बोला जाता है CAS, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम. इसमें 5 to 18 ईयर्स ऑफ बच्चों का देखा जाता है कि उनको कैसे कैसे करना है, उनके बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस को देखा जाता है. इसमें वर्बल भी होता है एज वेल एज नॉन वर्बल भी होता है. ठीक है, एंड ये देखा जाता है 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज में फॉर द इंडिविजुअल्स. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर information processing approach. Okay, so in next class we will be studying individual differences in intelligence. Okay, so part 2 is complete now. You can study. I hope you get it. If not, you can comment down below. Thank you so much guys. If you have any doubt, you can freely ask me in the comment section. No need to worry, I am going to reply each and everyone. Thank you so much. Like, share and subscribe to my channel. Okay guys, bye bye.